Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of April 2021. तो 28 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें लगभग 48 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैन ज्वाइन द सीरीज़। अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है या आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द वीडियोज़ अवेलेबल। सारी नोट्स भी हमने पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड किए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको, और सीसैट कोर्स भी हमने चलाया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड का टाइम है तो प्लीज़ कीप योर प्रिकॉशंस जितने भी हैं, प्लीज़ कीप द प्रिकॉशंस रेडी, मास्क, सैनिटाइजर्स, एवरीथिंग। एंड अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है, अगर आपको लगता है, तो प्लीज़ डू द टेस्टिंग। एंड जब भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी ड्राइव फॉर जो 18 से 45 वाली वैक्सीनेशन ड्राइव है, तो उसमें आप प्लीज़ वैक्सीनेशन भी खुद को लगवा लीजिएगा। सो दीज आर द स्टेप्स विच यू शुड डू। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, प्रोजेक्ट दंतक ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। प्रोजेक्ट दंतक इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस इज एन इंडियन मिशन टू रेंडर ऑक्सीजन सपोर्ट टू। ऑप्शंस आर, ए भूटान, बी मालदीव्स, सी श्रीलंका, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज अनाउंस्ड झुरोंग मार्स रोवर। तो इनमें से झुरोंग मार्स रोवर किसने अनाउंस किया था? ऑप्शंस आर, ए जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, रॉस्कोमॉस रशिया, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर देम। आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में हम पहले आपको वो न्यूज़ बताते हैं जो दूसरे वेबसाइट्स और दूसरे हमने इंपॉर्टेंट सोर्सेज से ली है ना, क्योंकि हर न्यूज़ हिंदू में तो कवर नहीं हो सकती है, तो मैं दूसरे सोर्सेज की भी न्यूज़ बताता हूँ डेली। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है फॉर द आदित्य L1 मिशन। याद रखिएगा, कम्युनिटी सर्विस सेंटर इज बीइंग क्रिएटेड फॉर द सोलार स्पेस मिशन, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलार स्पेस मिशन, दैट इज आदित्य L1। अब ये तो आपको पता होगा कि आदित्य L1 जो है वो इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलार मिशन है। L1 क्या होता है ये भी आपको बताया था मैंने, लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं उसको, लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो बॉडीज़ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बराबर हो जाता है। इस कारण से ये जो पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है, तो सैटेलाइट्स को यहाँ पे प्लेस करना आसान होता है। ठीक है ना। अगर अगर आप किसी ऐसी जगह पे सैटेलाइट को पुट कर दोगे जहाँ पे एक तरफ ज़्यादा ग्रेविटेशन है, दूसरी तरफ कम ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो अनस्टेबल स्टेट में रहेगी सैटेलाइट। बट अगर आप लैग्रेंजियन पॉइंट में रखते हो किसी सैटेलाइट को, तो यहाँ पर जो मासेस के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल है वो लगभग बराबर होता है। इस कारण से बैलेंस आउट कर देता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द लैग्रेंजियन पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ आपको कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है फॉर आदित्य L1 मिशन। इसका नाम है AL1SC, सर्विस सेंटर के लिए SC है तो, और आदित्य L1 के लिए AL1 है। तो AL1SC अगर आपसे कोई पूछे तो ये आदित्य L1 का सर्विस सेंटर है। इसको बनाया किसके मदद से जा रहा है? तो दो बॉडीज़ हैं, जैसे एक है इसरो और दूसरी है एरीज। याद रखिएगा, इसरो प्लस एरीज ने मिलकर इसको बनाया है। एरीज आपको पता ही है कि आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट है। ओके, एरीज इज फॉर आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नैनीताल में लोकेटेड है। अगर आपसे कोई पूछे एरीज कहाँ पर है, तो इट इज़ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एंड ये लोकेटेड है नैनीताल में। और ये जो सर्विस सेंटर है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड की एक जगह है, जहाँ पर हल्द्वानी उत्तराखंड की जगह है जहाँ पर इसको सेटअप किया जा रहा है। तो हल्द्वानी इज इन उत्तराखंड, वहाँ पर इसको सेटअप किया जा रहा है। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल। दूसरी न्यूज़ में आते हैं। दूसरी न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज की थी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट अप्रैल 2021 में फिर से रिलीज की। कौन रिलीज कर रहा है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है इंडिया के लिए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि सिंस सेकेंड वेव आ गई है, तो सेकेंड वेव के कारण कोविड के फिर से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं दे आर इंक्रीजिंग अगेन, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई
इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे। अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर रहेगा दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड इन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तीसरी जो न्यूज़ है वो है मेट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट आर टू बिल्ड अ वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर इन यूके। यूके जो है वो कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया जाए जो कि क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करेगा। क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर यूके चाहता है बनाने के लिए। एंड मेट्रोलॉजिकल ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। 1.2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं यूके ने। एंड दिस सुपर कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द टॉप 25 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो सुपर कंप्यूटर रहेगा वन ऑफ द टॉप 25 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड रहेगा। इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा मेट ऑफिस वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है प्लस माइक्रोसॉफ्ट मिलकर के इसको बना रहे हैं। अगली न्यूज़ है E2025 इनिशिएटिव। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था वैसे E2025 इनिशिएटिव के रिगार्डिंग किसने लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये WHO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। E2025 के अंतर्गत क्या है, 25 कंट्रीज 25 कंट्रीज आर हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द WHO, है ना। एंड दीज 25 कंट्रीज जिनके पास पोटेंशियल है टू इरेडिकेट मलेरिया बाय 2025। तो 25 ऐसी कंट्रीज को सेलेक्ट किया गया है WHO द्वारा जिनके पास पोटेंशियल है कि दे कैन इरेडिकेट मलेरिया बाय 2025, ठीक है ना। 2025 तक मलेरिया को इरेडिकेट कर सकती है। तो WHO आइडेंटिफाइड 25 कंट्रीज विद पोटेंशियल टू इरेडिकेट मलेरिया बाय 2025, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं E2025 इनिशिएटिव। इसको क्या बोलते हैं, 2025 इनिशिएटिव। प्लान क्या है, दे आइडेंटिफाइड 25 कंट्रीज जो कि काम करेंगी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ मलेरिया। और अभी तो कोविड चल रहा है तो डुअल थ्रेट के लिए है, मलेरिया को और कोविड-19 दोनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। एंड WHO विल प्रोवाइड द टेक्निकल गाइडेंस एंड स्पेशलाइज सपोर्ट टू दीज कंट्रीज। तो WHO जो है वो स्पेशलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करेगा दीज कंट्रीज, ठीक है ना। अगला है इंडियन आर्मी रिसेंटली इनिशिएटेड द लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। इसको माइंड कर देना, माइंड्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी से मदद ले रहा है कानपुर बेस्ड एक NGO है और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इसमें लद्दाखी यूथ को उनको बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स इसीलिए है कि लद्दाखी जो यूथ है उनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने के लिए एक एफर्ट है इंडियन आर्मी की। और इसके अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं, पहले 45 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के 45 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है जिसमें कि 20 आर गर्ल्स कैंडिडेट। एंड इनको ट्रेन किया जाएगा फॉर JEE एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दे विल बी ट्रेन्ड फॉर JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो है न्यूज़ आइटम्स जो कि हमने दूसरे सोर्सेज से लिए था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आएगा। अब आज का मैप जो मैंने आज का लिया है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मैप है, आपको भी पसंद आएगा एंड आई होप आप समझेंगे भी। देखो ये मैप है, ये है लोकल विंड्स का। ओके, कल किसी ने सजेस्ट किया था लोकल विंड्स का, तो आई थॉट कि हाँ लोकल विंड्स का मैप अपन ने देखा नहीं है। लोकल विंड्स का मैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि कुछ लोकल विंड्स के नाम, कुछ इसमें से खास तौर पे इंपॉर्टेंट है जिनको मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते जाना, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स मुझे सही लग रही हैं वो मैं बताऊँगा आपको, वो आप देखते जाना। पहले हम अफ्रीकन रीजन में आते हैं। अफ्रीकन रीजन में 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स है जिनके बारे में पूछता है UPSC क्वेश्चन में, है ना। NCERT भी मेंशन करती है, जैसे कि खमसिन हो गई, हरमेटन हो गई एंड सिरोको हो गई। ये 3 आपको दिख रही है, खमसिन, हरमेटन और सिरोको। दीज आर द 3 जो कि मुझे आपको पहले बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं खमसिन की। खमसिन अगर आप देखो तो खमसिन आपको इजिप्ट वाले पोर्शन में दिख रही है। तो खमसिन की सबसे पहले तो लोकेशन याद रखना कि खमसिन कहाँ पर है, इजिप्ट में फ्लो करती है और एक वार्म विंड होती है। इट्स अ वेरी वार्म विंड। खमसिन कैसी है, एक वार्म विंड है जो कि कहाँ पे है, इजिप्ट वाले पोर्शन में फ्लो करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हरमेटन दिख रही होगी, ठीक है ना।
हरमेटन आपको गल्फ ऑफ गिनी वाले रीजन में दिख रही है, दिस इज द गल्फ ऑफ गिनी रीजन, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी रीजन है। और ये भी एक डस्टी विंड है, ड्राई एंड डस्टी, डस्ट लेकर के चलती है अपने साथ, काफ़ी ड्राई और डस्टी विंड है हरमेटन। खमसिन मैंने बताया वार्म विंड है जो कि आपका इजिप्ट वाले पोर्शन में फ्लो करती है। फिर मैंने आपको बताया कौन सा, यहाँ पे हरमेटन, हरमेटन कैसी है, एक डस्टी विंड है ना, डस्टी विंड है। एंड ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से ये फ्लो करती है, ठीक है ना। गल्फ ऑफ गिनी रीजन में, बेसिकली गल्फ ऑफ गिनी अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे लोकेटेड है, और हरमेटन इस रीजन में यहाँ से फ्लो करती है। फिर हम बात करते हैं सिरोको की। सिरोको भी एक हॉट ड्राई डस्टी विंड है जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे ये जो आपको सिरोको दिख रही है ना, सिरोको एक्चुअली ओरिजिनेट होती है सहारा से, और ये भी एक हॉट ड्राई और डस्टी विंड है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कैसी है, ड्राई एंड डस्टी विंड है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपकी सहारा से स्टार्ट होती है। हरमटन भी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ड्राई एक तरीके से विंड है। एंड ये भी देखो सहारा से ही नीचे की तरफ आ रही है ना, एक सहारा से ऊपर की तरफ सिरोको जा रही है, सहारा से नीचे की तरफ आपकी हरमेटन आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने तीन तो आपको अफ्रीका की इंपॉर्टेंट बता दी। साउथ अफ्रीका से एक और निकलती है यहाँ पे बर्ज नाम की, एक बर्ज आपको दिख रहा है ना, बर्ज इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकन थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ब्रिक फील्डर एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कहना चाहिए ये लोकल विंड है, वो है यहाँ की ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर विंड जो है वो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये भी एक हॉट एंड ड्राई विंड है, याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो एन हॉट एंड ड्राई विंड। अगर आपसे अलग से कोई और फैक्ट पूछ लेते तो ब्रिक फील्डर का है कैसी है, ये हॉट एंड ड्राई है, देखो, ठीक है ना। तो ये भी ब्रिक फील्डर में एक साउदर्ली भी वहाँ चलती है, साउदर्ली इज अनदर लोकल विंड विच इज़ देयर, बट ब्रिक फील्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ब्रिक फील्डर अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपको याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की है, और वो कैसी है, वो एक हॉट एंड ड्राई है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको रशिया वाले पोर्शन में एक दिख रही होगी बुरान विंड यू कैन सी इन द रशियन पोर्शन, है ना, रशिया की विंड है। एंड ये पूरा फ्लो करती है अक्रॉस ईरान, ईस्टर्न एशिया पूरा। अगर आप बुरान का पूरा लोकेशन देखोगे ना तो ये ओरिजिनेट तो रशिया से हो रही है, लेकिन इसके बाद ये फ्लो पूरा ईरान वाले पोर्शन में भी निकलती है, एंड जिनजियांग साइबेरिया रीजन से भी निकलती है, ठीक है ना। और इसको पर्जा भी बोलते हैं, इट इज़, अगर आप इसको सर्च करो ना, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा, इसको पर्जा, परगा या परगा जो भी आप पढ़ो इसको, है ना। तो ये भी यहाँ से फ्लो होती है। और ये देखो, ये एक तरीके से बुरान की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। बुरान की खासियत एक ये है कि ये डुअल नेचर की है। डुअल नेचर मतलब कि ये हॉट भी है और ये कोल्ड भी है, मतलब कि अगर इस समर में बहेगी तो एक हॉट एंड ड्राई विंड के रूप में बहेगी, और अगर विंटर में बहेगी तो ये कोल्ड एंड ब्लिजर्ड के फॉर्म में बहना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये आपको किसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया मैंने बुरान के बारे में, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम जो विंड, एक कोरा बुरान भी दिख रहा होगा, तो ये तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये कौन से रीजन की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विंड आपको हेल्म नाम की दिख रही होगी। हेल्म जो विंड है वैसे वो इंग्लैंड की विंड है, याद रखिएगा, हेल्म जो विंड है वो इंग्लैंड की विंड है, कम्ब्रिया रीजन है इंग्लैंड का, वहाँ से ये फ्लो होती है। तो ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इट्स अ विंड जो कि कहाँ से कहाँ की विंड है, एक ये इंग्लैंड की विंड है, कम्ब्रिया रीजन की विंड है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगली जो इंपॉर्टेंट विंड हम डिस्कस करेंगे वो है बोरा। ना बोरा विंड जो है वो भी काफ़ी फेमस विंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विंड है, और ये कैटाबेटिक विंड है, याद रखिएगा, इट्स अ कैटाबेटिक। आपको पता होगा ना कैटाबेटिक और एनाबेटिक। चलो आपके लिए सवाल ये है कि आप कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड के बारे में मुझे बताओ, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी अबाउट द कैटाबेटिक विंड्स एंड द एनाबेटिक विंड, ठीक है ना। तो ये यूरोपियन रीजन की बहुत फेमस विंड है, ये भी बोरा विंड्स, दे आर ऑल्सो वेरी फेमस विंड्स फ्रॉम द यूरोपियन रीजन ओनली, तो इसको भी आप याद रखिएगा। साउथ अमेरिका की एक मैं बहुत, नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत फेमस विंड्स के बारे में बता दूं, चिनूक वेरी वेरी फेमस विंड, चिनूक विंड्स। ये विंड्स बहुत फेमस है, वार्म ड्राई विंड्स होती हैं, और कनाडा में बर्फ़ को पिघलाने का काम करते हैं, आइस को मेल्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कनाडा वाले रीजन में चिनूक विंड्स काफ़ी फेमस हैं, और दे आर एक्चुअली द स्नो को मेल्ट कर देते हैं, स्नो मेल्टर्स कहलाते हैं ये। एंड
दे फ्लो इन द कनाडा रीजन में, इधर रॉकीज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज टू बी प्रिसाइज। अगर आपसे लोकेशन पूछे तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज से ये फ्लो होती है चिनूक विंड्स। एंड कनाडा वाले रीजन में, अमेरिका वाले रीजन में ये एक तरीके से बर्फ़ को पिघलाने वाला काम भी करती हैं। नॉर्टे जो विंड्स हैं दे आर एक्चुअली इन द मैक्सिको रीजन। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि नॉर्टे विंड्स जो हैं दे आर फ्रॉम द मैक्सिको रीजन, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक जो बहुत फेमस विंड है वो है फॉन विंड्स। फॉन विंड्स दे आर वेरी वेरी फेमस विंड्स एंड दे आर ऑल्सो ड्राई वार्म डाउन स्लो, दे आर ऑल्सो ड्राई एंड वार्म विंड्स, ये याद रखिएगा, ड्राई एंड वार्म विंड्स होते हैं। एंड फॉन के जैसे ही आपकी जो मैंने उधर बताया था आपको, फॉन के जैसे ही चिनूक होती हैं, चिनूक भी जस्ट लाइक दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक द फॉन विंड्स ओनली, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। एंड ये फॉन के बारे में याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग डस्टी ड्राई विंड है, स्ट्रॉन्ग डस्टी ड्राई एंड वार्म विंड है, जो कि कहना चाहिए कि एल्प्स माउंटेन की रेंजेस से फ्लो होती है। तो फॉन विंड्स की लोकेशन अगर टू बी प्रिसाइसली अगर आप देखें तो ये एल्प्स माउंटेन की लोकेशन से ये फ्लो होती है, ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा, फॉन विंड्स के बारे में याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट विंड यहाँ पर है वो है मिस्ट्रल, ठीक है। तो मिस्ट्रल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूरोपियन विंड है, ठीक है ना। मिस्ट्रल के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मिस्ट्रल विंड्स आर आल्सो द यूरोपियन विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है, कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल जो है वो एक कोल्ड विंड है, दैट इज़ अ कोल्ड विंड एंड ये ब्लो करती है बेसिकली फ्रांस से लेकर के, सदर्न फ्रांस से लेकर के गल्फ ऑफ लॉयन जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का पार्ट है, नदर्न मेडिटेरेनियन तक। तो मिस्ट्रल जो है वो कहना चाहिए फ्रांस से आपका गल्फ ऑफ लॉयन पे जाती है, फिर ये, ठीक है ना, गल्फ ऑफ लॉयन पे जाती है, ठीक है। तो ये होगा क्या मिस्ट्रल के बारे में। ये सब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आप चाहें तो, बट ये थोड़ा मुझे इसका आइडिया ज़्यादा भी रहेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है मेरा। तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। फिर एक लेवांत विंड भी आपको दिख रही होगी, देखो ऊपर यहाँ पे लेवांत, दिस इज़ द रीजन, लेवांत विंड का रीजन है ना। तो ये भी एक विंड है जो कि आपका कहना चाहिए मेडिटेरेनियन रीजन और सदर्न फ्रांस वाले रीजन में ही फ्लो करती है, ठीक है ना। ये भी जैसे माउंटेन्स के बीच में जो गैप रहते हैं ना, ये वो वाली विंड्स है जो माउंटेन के गैप में रहती हैं, ठीक है। दीज आर द विंड्स विच आर इन दैट रीजन, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, लेवांत विंड है एंड ये भी एक तरीके की माउंटेन गैप विंड है, इट इज ऑल्सो अ माउंटेन गैप विंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कहना चाहिए कि गुड वेदर लाती है, वहाँ पे अच्छा वेदर ले आने का काम करती है एंड दिस इज़ द इट ब्रिंग्स गुड वेदर इन दैट रीजन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया की एक बहुत फेमस विंड है जो इसी पे लिखी नहीं है, मैप में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस वार्म चलती है, लू। लू इज़ ऑल्सो द लोकल विंड ऑफ इंडिया ओनली। तो लू लोकल विंड है इंडिया की ही। अब साउथ अमेरिका की एक विंड आपको ज़रूर दिख रही होगी जिसको हम बोलते हैं पैम्पेरो विंड, दिस इज नोन एज द पैम्पेरो विंड। पैम्पेरो विंड साउथ अमेरिका की है एंड ये कोल्ड पोलार विंड है, कहना चाहिए कोल्ड पोलार एयर है एंड ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया वाले रीजन में फ्लो करती है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कोल्ड विंड है, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे वाले रीजन से ब्लो करती है। दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, अच्छा मैप था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा इस मैप के माध्यम से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी अहेड नाउ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एडिटोरियल, जो बचे हुए एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे वो है मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन एरा। अब ये आर्टिकल लिखा गया है सऊदी अरेबिया के देख लेते हैं कौन है ये, सऊदी अरेबियाज एम्बेसडर टू इंडिया है, ठीक है ना, इनका द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक्चुअली ये आर्टिकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा गया है और इसमें उन्होंने पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया के क्या एफर्ट्स हैं वो बताया है, बट जो वो तरीके बता रहे हैं वो कोई भी कंट्री यूज़ कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अपन इस एडिटोरियल को उस नज़र से पढ़ेंगे कि व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अगर आपको कभी मेंस में आंसर लिखने के लिए आता है, जैसे GS3 में आंसर लिखने के लिए आ सकता है या GS2 में पॉलिसी वाले पॉइंट में भी आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो
क्लाइमेट चेंज के लिए आप ये जो जितने भी मैं पॉइंट्स इसमें बताऊंगा वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, जो सऊदी अरेबिया ने किए हैं और जो वो सोच रहे हैं वो सारे अपन बताएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव दे देता हूँ सऊदी अरेबिया के कौन कौन से। सऊदी अरेबिया बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए दो इनिशिएटिव दे रहा है, एक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। दो इनिशिएटिव्स हैं, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और दूसरा है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया के रेफरेंस में भी आप लिख सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इंडिया के रेफरेंस में लिख सकते हैं ना, प्लानिंग के रूप में, कि इंडिया को भी एक इंडिया ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए, ग्रीन इंडिया मिशन की तर्ज पे, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन अपने यहाँ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। फिर एशियन ग्रीन एशिया इनिशिएटिव के बारे में लिख सकते हो, ग्रीन एशिया इनिशिएटिव, पूरा रीजन इंक्लूड कर लो, तो ग्रीन एशिया इनिशिएटिव के बारे में लिख दो। तो ये आपने को थोड़ा कुछ वहाँ पे थोड़ा मतलब क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। अगला देखो, जैसे कि G20 प्रेसिडेंसी जो थी सऊदी को जब मिली थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका मेन एक पिलर था सेफ गार्डिंग द प्लानट। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि G20 इनिशिएटिव में भी, G20 की जब प्रेसिडेंसी उनके पास थी तो उन्होंने सेफ गार्डिंग द प्लानट नाम से एक इंपॉर्टेंट पिलर वहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की G20 के अंतर्गत। उन्होंने ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म बनाया, सॉरी, क्या, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, जो कि एक्सेलरेट करेगा साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सपोर्ट ऑफ द कोरल रीफ सर्वाइवल। ऑब्वियसली बात है, कोरल रीफ को बचाना जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं एक तरीके से वो। एंड कोरल रीफ, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म जो है वो G20 का इनिशिएटिव है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसके बाद उन्होंने कहा कि G20 लीडर्स आल्सो एक्नॉलेज द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखा होगा आपने, अगर चाहे आप RS TV सुन लो, चाहे आप रिसेंटली जो ग्लोबल क्लाइमेट लीडर्स समिट हुआ था जिसको जो बाइडन ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसमें भी आपने देखा हो जो बाइडन ने 2-3 बार सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ किया था। तो ग्लोबल कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, जैसे देखो क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, देखो आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। सपोज आपने यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो कर दिया, फिर ये प्रोडक्ट दोबारा बनेगा, दोबारा यूज़ होगा। बट सर्कुलर इकोनॉमी क्या करती है, यू हैव टू यूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़, इस तरीके की जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी करती है। तो 3R तो आपको पता होगा, 3R। मैं आज आपको 4R बताता हूँ, लेट मी टेल यू द 4R स्ट्रेटेजी। तो पहले तो था 3R में क्या था, 3R में था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्या क्या था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 4th R इसमें रिमूव भी ऐड कर दो, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिमूव। कुछ प्रोडक्ट्स आपको रिमूव भी करने पड़ेंगे, रिमूवल के भी प्रॉपर मेथड्स होंगे। अगर आपको रिमूवल के मेथड्स चाहिए तो जैसा आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ा होगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ा होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ा होगा, वो सारे रिमूव के मेथडोलॉजीज हैं। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिमूव जो है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है इन ऑर्डर टू हैव अ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। सर्कुलर इकोनॉमी से ही सस्टेनेबिलिटी आएगी, सस्टेनेबिलिटी से ही अफोर्डेबिलिटी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, सिक्योर एनर्जी होगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हुई है। इसके बाद ऑथर ने बताया कि सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव जो है, इसमें वो वेजिटेशन कवर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे अपने यहाँ भी ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें हाईवेज के अराउंड हमने मतलब कि पेड़ पौधे लगाए हैं। देन हमारा ग्रीन इंडिया मिशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करने का इरादा है बाय 2030। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। हमारा तो INDC तो अभी का ही है कि हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन वो एक और मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि रेजिंग द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये हम भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे हैं, उनको भी हमको देखना चाहिए कि एनालिसिस करते रहना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, एंड देन उसके अलावा हम इनको बढ़ा भी सकते हैं अगर हमको ज़रूरत लगती है तो, ठीक है ना। फिर अगला जो ऑथर ने यहाँ पे बताया है, वो बताया कि सऊदी अरेबिया करेंटली ऑपरेट्स द लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट इन द वर्ल्ड। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो सऊदी अरेबिया ने किया है। तो जैसे एक बार ऐसे आया था 2018 में, अगर आपको याद हो, UPSC ने एक ऐसे ही पूछा था कि व्हाट आर द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज।
तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल पूछ लिया था। तो ऐसे में अपन ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन प्लांट्स इन सब के बारे में जिक्र कर सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं, उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट है ये कन्वर्ट करता है CO2 को इनटू द मिथेनॉल और फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करता है। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच कैन बी रिटन ओवर देयर, है ना। तो ये आपको जब पता होगी तब तो अपन लिखेंगे, है ना। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बोली कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमको $4 का बेनिफिट मिलता है। इफ़ वी इन्वेस्ट $1 इन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वी गेट $4 इन रिटर्न। तो हमको यहाँ पे बिल्कुल शाय अवे नहीं करना चाहिए, शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, अपन इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग शर्माते हो ना वीडियो लाइक करने में, शेयर करने में, वैसा नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग। एंड सऊदी अरेबिया वही बोल रहा है कि अगर हम इन इनिशिएटिव्स को करेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं हम अपने प्लानट को बचा पाएंगे। सो दिस वाज एडिटोरियल एंड काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। दूसरा जो एडिटोरियल है प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर कोविड-19, तो बहुत बेसिक आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, आपको सब पता है चीज़ें कि मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए, एंड एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट चल रहा है, ओके, लोगों ने थोड़ा गलत उसको नाम दे दिया, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बोलते हैं बट एक्चुअली वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लानी है, सोसाइटी में हमको दूरी नहीं पैदा करनी है कि अपने एक दूसरे से रिलेशंस में दूरी करनी है, हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, ठीक है ना। एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोसाइटी में तो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन होना चाहिए, है ना। रादर देन दिस डिस्टेंसिंग वी शुड नॉट बी सोशली डिस्टेंट, रादर वी शुड बी फिजिकली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो कंसेप्ट है वो एक राइट कंसेप्ट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो टेस्टिंग करवाइए। लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, ये मेन सिम्टम्स हैं। बॉडी एचेज हैं, देन ड्राई कफ, हेडेक, सोर थ्रोट, फीवर, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो ये आप ज़रूर टेस्टिंग कराइए, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे आसपास बहुत लोगों को हो रहा है तो भी आप टेस्टिंग, यू शुड मेक योर टेस्टिंग। देन जैसे ही पॉसिबल हो पाए आप अपना वैक्सीनेशन कराओ। फॉर एग्जांपल अगर 45 से ऊपर हो तो तुरंत करवा लो वैक्सीनेशन, आपको तो सब हो ही रहा है ना। अगर 45 से कम है तो 1 मई से स्टार्ट होगा तब करा लेना। पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए इन ऑर्डर टू चेक द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। एंड 92% से अगर कम ऑक्सीजन लेवल है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लीजिए। 92 से ऊपर है तो, अगर 92 तक है तो फिर ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल मेथडोलॉजी से भी प्रोनिंग की जो टेक्निक है, फॉर एग्जांपल प्रोनिंग की जो टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड आप अपने ऑक्सीजन लेवल को इन सब चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे अगर आप प्रिकॉशंस रखते हो तो यू नीड नॉट टू गो टू द हॉस्पिटल्स, एंड आप वैसे भी ठीक रहेंगे। एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी गुड एंड हैप्पी, एंड जल्द से जल्दी ये चीज़ ओवर हो जाए, है ना। वी ऑल वांट दैट, जल्द से जल्दी ये चीज़ ओवर हो जाए। सो दैट शुड बी द थिंग। आगे मूव करते हैं। यूएस डिसएग्रीज ओवर सोशल मीडिया पॉलिसी। अब जैसे इंडिया ने क्या किया कि काफ़ी सारे वीडियोस को ब्लॉक करवाया, ट्विटर से हटवाया। लगभग 50 ऐसे पोस्ट थे जिन्होंने कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था एंड दे वर रिमूव्ड। तो ये एक तरीके से यूएसए ने इसका अपोज किया है और ये कहा है कि ये अप्रोच यूएसए फॉलो नहीं करता है एंड यूएसए डज नॉट हैज़ एनी लिंकिंग विद दिस थिंग। क्यों ऐसा यूएसए ने बोला? क्योंकि दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यूएसए का कहना है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बिलीव रखते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे डू नॉट अप्रूव ऑफ दीज थिंग्स। कि किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कोई तो आप उस चीज़ को ही हटा दो, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग। आगे देखते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर आगे आपको न्यूज़ दिख रही होगी, वेदांता कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट इट्स तमिलनाडु प्लांट। तो अब नेशनल इंटरेस्ट में, नेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए वेदांता को अप्रूवल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है आप काम करो। वेदांता के ऑक्सीजन जो स्टरलाइट प्लांट था, स्टरलाइट प्लांट में एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूनिट भी है जहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है नेशनल इंटरेस्ट में आप वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम शुरू करो। तो ठीक है ना। तो स्टरलाइट प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, ये एक्चुअली में कॉपर प्लांट था जिसको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया था। नाउ दे आर सेइंग दैट कि आप इसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टरलाइट प्लांट जरूर याद रखना कि कॉपर प्लांट था, ये कॉपर प्लांट था, ठीक है ना। एक यूनिट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी जहाँ पे ऑक्सीजन का काम शुरू करवाया जा रहा है।
HRW ने कहा है कि इजराइल इज कमिटिंग अपार्थाइड। अपार्थाइड वैसे आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, ये अपार्थाइड के अंतर्गत आता है ना। काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी ये बहुत बड़ा इशू था, एक तरीके से सिविल राइट्स का बहुत बड़ा एक इशू था अपार्थाइड इन अफ्रीका, स्पेशली अफ्रीका में अगर आप देखो, ठीक है ना, तो काफ़ी बड़ा इशू था। नेल्सन मंडेला का नाम आप सबने सुना होगा, नेल्सन मंडेला, मंडेला का नाम, तो वो अपार्थाइड से ही पूरी लाइफ लड़ते रहे। सो दैट वाज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर। एंड नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट भी रहे साउथ अफ्रीका के फिर 1994 से। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक सुप्रीम थे, अपने कंट्री के फर्स्ट ब्लैक सुप्रीम थे, एंड जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसको अपार्थाइड बोलते थे, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या बोला है, अब ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है कि इजराइल इज ऑल्सो committing a crime of apartheid by seeking to maintain Jewish domination over Palestinians एंड इट्स ओन अरब पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्विश डोमिनेशन मेंटेन करना चाहता है इजराइल, और अरब्स को वहाँ पे सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अपार्थाइड, इट्स ऑल्सो अ रेशियल अपार्थाइड ओनली, जहाँ पे ज्विश सुप्रीमेसी के बारे में वो कर रहे हैं। देखो ठीक है, अगर आप अपने आप को प्रमोट करें वो इशू नहीं है, बट डोंट ट्रीट सेकेंड पर्सन एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन, यू शुड नॉट ट्रीट द सेकेंड पर्सन एज द सेकेंड क्लास सिटीजन। तो दैट इज द थिंग। और अभी रिसेंटली आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है इस इशू को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आप सबको पता होगा कि रोम स्टैट्यूट 1998 के थ्रू ये आया था, 1998 का है रोम स्टैट्यूट, है ना, और फाइनली फोर्स में 2002 में आया था, जिसके बाद 2002 से आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना। यूएसए, चाइना और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रोम स्टैट्यूट के पार्ट नहीं है। यूएसए, चाइना, इंडिया रोम स्टैट्यूट के पार्ट नहीं है। 124 पार्टीज़ हैं रोम स्टैट्यूट की, और इसका जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स, हेग नीदरलैंड्स में है आईसीसी का। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को कहना चाहिए कि कन्वे वो करता है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करता है, प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स फॉर द केसेस ऑफ जीनोसाइड्स एंड ऑल, ठीक है ना। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली क्या किसको कहते करता है, स्टेट्स को, नेशन स्टेट्स को, ग्रुप्स को, इन सबको करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ईरान यूएस वॉरशिप इंगेज इन टेंस इनकाउंटर। तो यहाँ पे यूएसए के कोस्ट गार्ड वेसल्स थे, यूएससीजीसी मोनोमॉय और यूएससीजीसी व्रैंगल। तो यूएससीजीसी मोनोमॉय और व्रैंगल को क्या किया, ईरानियन कुछ वॉरहेड्स जो थे उन्होंने रास्ता घेर लिया, मतलब वही है कि रास्ता काट के निकल गए बिल्ली जैसे। तो ये कुछ चीज़ें हुई, तो इसी को ही बड़ा इशू बना लेते हैं ये लोग, तो अमेरिका वाले तो ठीक है, वो इशू बन गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। एबीडी की बैटिंग तो कल आपने देखी होगी, दैट वाज ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम एबीडी अगेंस्ट दिल्ली। एंड थोड़ा ऋषभ पंत के अंदर एरोगेंसी नहीं लग रही क्या आप लोग को, एरोगेंट हो रहा है, तो वही है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमेशा कोट आप याद रखिएगा कि जब पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना। एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये सब आपको पता होगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये एटीट्यूड अपने अंदर नहीं आना चाहिए। जब ऋषभ पंत को पावर मिली है तो इफ़ यू सी आफ्टर टॉस, अगर आप उसकी बातें सुनिए या कोई भी बातें सुनिए, तो इट्स शोज़ की थोड़ा सा एरोगेंसी आ रही है। दैट शुड नॉट हैपन। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।